नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज की इस क्लास को। जीके की एक बहुत ही धमाकेदार महत्वपूर्ण क्लास जो आपकी होने वाली है। तो इस क्लास को अंत तक देखिएगा, ठीक है? स्टार्ट किया जाए? रेडी हैं सभी लोग? इसके अलावा अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है नहीं जॉइन किए हैं तो जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया कर लीजिए। और अगर आप लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो डीओजी ऑफिशियल ऐप है, प्लीज़ इसको डाउनलोड करो। जिनको पेड बैच में जुड़ना है वो भी डाउनलोड करो, जिसको नहीं जुड़ना वो भी डाउनलोड करिए, ठीक है? तो यहाँ पर आपको फुल हिंदी का, रीजनिंग का, जीके का जो क्लास है मिलेगा। पूरा कोर्स आपको जो है पढ़ाया जाएगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपको यहाँ पर क्लासेस मिलती रहेंगी। चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर थ्योरी पूरी पढ़ाई जाएगी। थ्योरी इसलिए कहते हो ना, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ आपको मिलने वाला सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। कौन देता है भाई 500 रुपये में? यानी कि अगर आप 6 महीने के लिए ये कोर्स आपका है तो एक दिन का 1 रुपये भी जो है आपका सही से नहीं पड़ता है। ये चीज़ जो है दिमाग में रखिएगा, उसके बाद जो है इस सीरीज़ को जो है लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, आज के इस सेशन को। और सब लोग रेडी हैं, प्रिपेयर हैं? चलिए स्टार्ट किया जाए। 1 मिनट रुक जाइए। शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाइएगा तो ज़्यादा जो है मज़ा आने वाला है। अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ जो है शेयर कर दो। और आज का जो पहला प्रश्न है देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा। और देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा कि पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को क्या कहते हैं? चलो भाई शेयर कर दो और सभी लोग बताते हुए चलिए कि पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को जो है क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, पृथ्वी के परिभ्रमण परिभ्रमण करता है जिसको बोलते हैं रोटेशन, जो घूमता है अपने स्थान पर, उससे होने वाले झुकाव को जो है क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं भैया कोरियोलिसिस, ठीक है? यहाँ पे दिया गया कोरियोलिस प्रभाव बोलते हैं। तो ए वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? कोरियोलिस प्रभाव, ठीक है? इस आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस तापमान की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं देती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस तापमान की बढ़ोतरी में जो है अपना योगदान नहीं देती है? तो 22 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो 22 का जो साथियों सही उत्तर आपका हो जाएगा भैया, हाइड्रोजन जो है योगदान नहीं देती है। तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है भैया? जनजातीय अर्थव्यवस्था से जो है कौन संबंधित है? श्रम प्रधान कृषि, खनन खदान या अंतरण कृषि? तो 23 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है तो अंतरण कृषि, ठीक है? अंतरण कृषि, इसको स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं। ये जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इसे एक और कृषि के नाम से जानते हैं जो कई बार आपके पेपर में आता है, झूम कृषि। झूम कृषि मतलब देखो, स्थानांतरण मतलब क्या होता है कि वो एक जगह खेती की है, उसको मतलब वो भूमि ऐसे बंजर टाइप की हो जाती है, फिर वो दूसरी जगह खेती करते हैं, उसको झूम कृषि बोलते हैं। तो डी वाला जो उत्तर दिया गया है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? सही युग्म का चयन करो भैया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है, तो पहला युग्म देखा जाए तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल दिया गया है। जबकि नैनीताल में है कि नहीं ये बताओ भाई? ये तो है, बिल्कुल पहला वाला सही हो जाएगा। राजा जी नेशनल पार्क टिहरी दिया गया, गलत है भैया। ये देहरादून और एक पौड़ी का गढ़वाल जिला पड़ता है, वहाँ पे अवस्थित, टिहरी में तो नहीं अवस्थित है। गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी, ये भी आपका सही है। गोविंद नेशनल पार्क आपका उत्तरकाशी में है। तो पहला वाला सही है और तीसरा वाला सही है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए एंड सी इज द राइट आंसर। तो आपका जो दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? एक एक लाइक की संख्या, इतनी कंजूसी क्यों करते हो भाई लाइक करने में? लाइक की संख्या जो बढ़ाते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करते हुए चलो। केदारनाथ कहाँ पे अवस्थित है? केदारनाथ सबको पता है, गए हैं, मैं भी जा चुका हूँ। रुद्रप्रयाग, ठीक है? तो आपका थर्ड से मिलान हो जाएगा। गंगोत्री की अगर हम बात करते हैं तो उत्तरकाशी, ठीक है? बी वाला आपका हो जाएगा उत्तरकाशी, यानी कि आपका 4 से मिलान हो जाएगा। मनसा देवी, ये सब उत्तराखंड में ही अवस्थित है। ये तीनों की बात करते हैं तो मनसा देवी जो आपका बेसिकली अवस्थित है हरिद्वार में, तो आपका जो हो जाएगा 2 से ऑप्शन। और मायावती आश्रम जो आपका कहाँ पे? चंपावत में है। तो डी का ऑप्शन जो आपका 1 से हो जाएगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो दिया गया 3 4 2 1, यानी कि कौन सा भाई? 3 4 2 1, हाँ है तो भाई सी वाला जो ऑप्शन दिया गया आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मजा आ रहा ना भाई? एक एक लाइक के संग देखो, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है सूची वाले, तो आप समझो कि एक क्वेश्चन से आपके 4 प्रश्न जो है तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे जो है इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। और लास्ट ईयर जो है हिंदी में और जीके में काफ़ी सूची वाले क्वेश्चन पेपर में भर भर के पूछे गए थे भैया। भारत के राजघरानों के राज्यों को विलय करने का श्रेय जो है किसको जाता है? इसका जवाब जो देते हुए चलिए भैया। भारत के राजघरानों के ये क्या है भाई? भारत के राजघरानों के राज्यों को विलय करने का श्रेय जो है किसको जाता है? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा?
फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए धीरे-धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो कुछ लोग के जवाब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं सरदार पटेल, ठीक है? काफ़ी लोग के जवाब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं क्योंकि इनको ये भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं भाई, वो नाम नहीं याद आ रहा, बहुत अच्छा-सा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने एकीकृत किया था भारत को जो है, हाँ, भारत का बिस्मार्क बोला जाता है इनको। तो जैसे बिस्मार्क ने क्या किया था, जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है भारत को एकीकृत किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए वाला उत्तर जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भैया। अगला, तो इन्होंने 562 रियासतों को जो है बेसिकली स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है भारत में विलय किया था जिन्होंने, इस वजह से इनको भारत का बिस्मार्क बोलते हैं। भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन नहीं थे? अच्छा, कौन नहीं थे? तो भैया इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय क्लेमेंट एटली थे, ठीक है? कौन थे? क्लेमेंट एटली थे, तो ये थे। अगर बात करते हैं माउंटबेटन की, विंस्टन चर्चिल की, तो ये दोनों नहीं थे। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए? डी वाला, सी वाला, कि ये नहीं थे। पूछा गया है ना कि कौन नहीं थे, तो ये दोनों भैया नहीं थे, क्लेमेंट एटली और चर्चिल नहीं थे। तो सी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों बच्चा नहीं थे। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने किया भैया? चलो भाई शेयर करते हो, चलो भाई। गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण राष्ट्रपिता कह के किसने पुकारा? देखो, राष्ट्रपिता कहकर उनको सबसे पहले पुकारा था एक महान, जो है सभी को पता है, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने जो है सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था, सिंगापुर से एक रेडियो स्टेशन से किया था। तो ये पॉइंट जो है याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, एक मिनट रुकिए भैया। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस देश में 1980 के बाद ब्रिटेन के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने की जो है घोषणा की है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, सब लोग बताते हुए चलिएगा। बिल्कुल। तो काफ़ी लोग के जवाब देखिए चाइना आ रहे हैं, तो चाइना जो दिया गया, सी ऑप्शन यहाँ पर सी जो दिया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीन ने 1980 के बाद जो है ब्रिटेन से पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माण की जो है घोषणा कर दी थी। तो आपका जो दिया गया सी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन-सी 2 टीमें भिड़ी थी भैया? 2019 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2023 में अगला होगा, इसमें वर्ल्ड कप के फाइनल में जो 2 टीमें लड़ी थी वो न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड था, जिसमें इंग्लैंड जीता था। तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर ये रहा, सागर की सतह पर जल का औसतन तापमान कितना होता है भैया? सागर की सतह पर जल का जो औसतन तापमान है वो आपका कितना होता है? तो याद रखिएगा, होता है 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना होता है? 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सभी परिसर व्यवस्थाओं को मिलाकर एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में बड़ी इकाई के रूप में बना दे, एक बड़ी इकाई के रूप में अगर उसको बना दे तो उसे क्या कहते हैं? कह रहा सभी परिसर व्यवस्थाओं को मिलाकर एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में एक बड़ी इकाई के रूप में बना दे तो उसे क्या कहेंगे? एक लार्ज यूनिट बना दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वायोम। ठीक है, बायोम एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत जैविक विशेषताओं में समरूपता पाई जाती है, कह सकते हैं। तो आपका जो दिया गया बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली, आगरा, मथुरा किस नदी के किनारे बसे हुए हैं भैया? दिल्ली हो गया, सबको पता भाई, दिल्ली, आगरा। आगरा से तो आपको आइडिया लग ही जाएगा ना भैया, ताजमहल, आगरा, दिल्ली, ये सब यमुना नदी के किनारे बसे हैं भैया। यमुना पहाड़, जमुना पार बोलते हैं। तो सी वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को जो है मार्क्सवादी, समाजवादी, व्यवहारवादी या तानाशाह। तो जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करते हैं तो इनको जो है बेसिकली क्या कहते हैं? इनको समाजवादी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? समाजवादी कहा जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत चीन पंचशील संधि पत्र पर जो है कब हस्ताक्षर किए गए भैया? भारत चीन पंचशील संधि पत्र पर जो है कब हस्ताक्षर किए गए? तो 35 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 35 की बात करते हैं तो 1954 ईस्वी में। कब किया गया भैया? 1954 में जो है किए गए पंचशील संधि पत्र पर हस्ताक्षर। तो सी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। कब किया गया था? 29 अप्रैल, ये भी याद रखिएगा, 29 अप्रैल 1954 ईस्वी में जो है किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सिर्फ आता है पंचशील संधि पत्र पर हस्ताक्षर कब हुए, ये पेपर में आता है पंचशील संधि पत्र जो है किन किन देशों के बीच में ये हस्ताक्षर हुए थे। तो ये चीज़ जो है याद रखिएगा। क्लियर है बच्चा लोग? अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चा कि पवनों को विक्षेपण बल अधिकतम होता है कहाँ पर भैया? पवन जो हवा होते हैं उनका विक्षेपण बल कहाँ पर जो है आपका अधिकतम होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो 36 की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्रुवों पर पवनों का जो होता है, कह सकते हैं अधिकतम बल ध्रुवों पर होता है। तो यहाँ पर जितने को यहाँ जवाब दिया है ध्रुवों पर, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भैया। चलिए
अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया साथियों आपसे यहाँ पर कि ठंडी व शुष्क स्थानीय पवनें हैं, इसमें से बताना है ठंडी और शुष्क स्थानीय पवन का नाम बताइए कौन सा है, जो ठंडी भी और शुष्क भी है। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? चलिए जवाब देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? 37 की बात करते हैं तो आपका मिस्ट्रल जो दिया गया है, ठीक है। मिस्ट्रल एक ठंडी और शुष्क स्थानीय वायु है जो दक्षिण फ्रांस से लियोन खाड़ी की ओर जो है प्रभावित होती है। तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि 38 नंबर क्वेश्चन है, डॉट 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 की आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जी टू कनेक्ट इंडिया जारी जो है की गई है। एक आत्मकथा है ड्रीमिंग बिग माई जी टू कनेक्ट इंडिया। माई जी यहाँ पर बेसिकली होना चाहिए माई जर्नी होना चाहिए था, वही थोड़ा सा मिस्टेक है। माई जर्नी, ठीक है, जर्नी कर लो। माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, ये जो है किसने लिखा है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट बताते हुए चलिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? चलिए भाई जवाब देखिए, 38 का आना शुरू होगा तो 38 का सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई सैम पित्रोदा। ठीक है, सैम पित्रोदा जिन्होंने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। कि 39 नंबर क्वेश्चन है, डॉट 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 ने ऑनलाइन फैशन स्टोर एबॉफ डॉट कॉम, ठीक है, एक है ABOF एबॉफ डॉट कॉम का शुभारंभ जो है किसने किया भैया? ऑनलाइन फैशन स्टोर एबॉफ डॉट कॉम का जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया? तो 39 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 39 की अगर हम बात करते हैं तो आदित्य बिरला समूह, इसके इनके द्वारा जो है किया गया। तो आदित्य बिरला समूह जो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने गिद्ध आबादी को बचाने के लिए कोटोप्रोफेन नॉन स्टेरॉइड दवा पर जो है प्रतिबंध लगा दिया? किस राज्य सरकार ने ऐसा काम किया है? इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा भाई। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब जो है देते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा तमिलनाडु राज्य सरकार ने, ठीक है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने ये जो है दवा पे प्रतिबंध लगाया। तो आपका जो दिया गया डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल, ये क्वेश्चन क्या था कुछ लोग के दिमाग में है कि ये कोटोप्रोटेन एक नॉन स्टेरॉइड दवा है, इसकी वजह से जो है गिद्ध गिद्ध जो इस प्रॉब्लम में आए थे, लुप्त प्राय हो रहे थे, इस वजह से इस पे जो है प्रतिबंध लगाया गया। संघनन के रूप नहीं है भैया, द फॉर्म ऑफ कंडेंसन इज नॉट, संघनन का रूप जो है कौन सा नहीं है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब जो देते हैं भाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? तो 41 की अगर हम बात करते हैं तो आपका सी वाला गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा ये जो है कह सकते हैं ये संघनन का रूप नहीं है, ओस पाला कोहरा ये सब संघनन के रूप है, जबकि गुप्त उष्मा गर्म भाप में होती है और संघनित अवस्था में नहीं होती है और गुप्त होती है। पहली बात तो नाम से क्लियर है। तो आपका जो दिया गया सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सूची 1 सूची 2 का मिलान करते हुए चलिए। सूची 1 राज्य दिए गए, राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। तो पहले का मिलान आपका 4 से हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी क्या है भैया? आइजोल है। तो आपका बी का मिलान आपका 3 से हो जाएगा। असम, असम का सभी को होता है दिसपुर होता है, तो असम का मिलान दिसपुर से हो जाएगा। सी का मिलान आपका फर्स्ट से हो जाएगा और मेघालय का शिलांग हो जाएगा। तो डी का मिलान आपका 2 से हो जाएगा। तो क्या आएगा उत्तर? 4 3 1 2। 4 3 1 2 किस में आ रहा है? सभी लोग बताते हुए चलिए अभी फटाफट जो है जवाब जो है देते हुए चलेंगे। तो 4 3 1 2 आपका आ रहा है बी वाले ऑप्शन में। तो बी वाला उत्तर जो दिया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। लंदन किस नदी के किनारे आपका अवस्थित है भैया? लंदन जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब जो है देते हुए चलेंगे। तो लंदन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका टेम्स नदी के किनारे आपका अवस्थित है। किस नदी किनारे भैया? आपका टेम्स नदी के किनारे आपका अवस्थित है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है टेम्स नदी, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए ये चीज़ क्लियर नहीं है, चीज़ों कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भाई। पूछा गया साथियों आपसे यहाँ पर कि असंगत युग्म का चयन करो भैया। असंगत युग्म का चयन करते हुए चलिए यहाँ पर असंगत जो है कौन सा हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब जो देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा?
देखिए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नदी उद्गम स्थान काली नदी जो है लिपुलेख दर्रा, यहाँ पर लिपुलेख है, भागीरथी, गोमुख है, उद्गम स्थान नर्मदा, अमरकंटक है, यमुना, पिंडारी, ग्लेशियर। तो इनमें से कौन सा गलत है? तो यहाँ पर यमुना की बात करते हैं तो सभी को मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग से कि यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो यहाँ पर जो दिया गया डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पर डी वाला जवाब दिया है वो लोग आपके साथ ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रहा है सोनप्रयाग में सोन गंगा नदी का संगम जो है किस नदी से होता है भैया? सोनप्रयाग में सोन गंगा नदी का जो संगम है किससे होता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सब लोग बताते हुए चलिएगा भाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब जो देते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में तो आपका डी वाला उत्तर मंदाकिनी हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर मंदाकिनी जवाब दिया वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मोनाल डॉट 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 देश का राष्ट्रीय पक्षी है, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। मोनाल जो है किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का भी राष्ट्रीय पक्षी है? तो भैया मोनाल की बात करते हैं, ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का भी राजकीय नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। समझ में आ रहा है ना? नेपाल का ये राष्ट्रीय पक्षी है और साथ ही साथ उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। तो ए वाला उत्तर जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हिमकड़ों से युक्त मेघ होते हैं, हिमकड़ों से युक्त मेघ होते हैं। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो अगर हम बात करते हैं हिमकड़ों से युक्त मेघ होते हैं तो 47 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी वाला उत्तर। तो जितने लोगों ने यहाँ पर सी जवाब दिया है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूकंप छाया क्षेत्र का लगभग विस्तार कितना होता है? भूकंप छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना होता है? 40 डिग्री या 103, चलिए भाई 40 डिग्री, 170 डिग्री या 220 डिग्री। तो यहाँ पर याद रखिए भूकंप क्षेत्र का लगभग विस्तार होता है 40 डिग्री होता है, ठीक है, 40 डिग्री होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ए वाला उत्तर आपका जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है भैया? चलिए भाई भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये तो सबको पता है। साथ ही साथ भारत की जो अर्थव्यवस्था है एक विकासशील, विकसित नहीं है, अभी विकासशील की श्रेणी में आता है। तो आपका जो दिया गया विकासशील आपका यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा बैंक बताइए कौन सा भाई? भारत में सबसे बड़ा बैंक जो आपका कौन सा है? फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देते हुए चलेंगे भैया। तो अगर हम बात करते हैं भारत के सबसे बड़े बैंक के बारे में तो यहाँ पर एसबीआई, जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है। तो बी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अभी मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो प्लीज़ जाके जो है ऐप डाउनलोड करो, और जो चीज़ें हैं थ्योरी वाली क्लासेस आपको इस ऐप में मिलेंगी, तो प्लीज़ जाके ज्वाइन करिए, आपको बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, बट मिलेंगे आप सभी से अगली क्लासेस में। तो जब भी क्लास चलेगा टेलीग्राम पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।